सही है ना सब। हाँ, हमारे बाद इसमें क्लास नहीं हुआ है ना। ठीक है। हेलो बच्चों, मॉर्निंग की क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और उस पर डिस्कस हो चुका है। अब इस समय हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता। आ जाइए बच्चों, आइए। तो आ जाइए, ऑनलाइन होइए, जल्दी जल्दी होइए। गौरव, राम राम गौरव जी। यस यस, आइए। हाँ आइए मैम। क्या हुआ? मार्कर तो है ही है, एक वो डस्टर है। तो सुदर्शन जी, आप जानना चाह रहे हैं वाई टेरिटरीज एंड यूनियन टेरिटरीज डिफाइन सेपरेट इन आर्टिकल फर्स्ट। ध्यान दीजिए, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सुबह भी बताए थे और ये पिछले क्लास में भी बता चुके हैं कि जितने भी जनरल स्टेट हैं वहां व्यवस्था अलग है और टेरिटरीज का अलग है। अर्थात टेरिटरीज क्यों बनाया गया, आपके क्वेश्चन के जवाब में जानकारी देना जरूरी है। दरअसल टेरिटरीज बनाने जाने की व्यवस्था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से था, सुरक्षा दृष्टिकोण से। और सुरक्षा दृष्टिकोण से जिन क्षेत्रों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से सेंटर के अंडर कंट्रोल मतलब समझा गया, ऐसा क्षेत्र जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है, तो जाहिर सी बात है अंडर यूनियन कंट्रोल होगा तभी संभव है। जैसे जानते होंगे, मां अगर किसी बच्चे को समझती है वीक है तो मां अपने सानिध्य में रखना चाहती है, अपने आंचल में रखना चाहती है। और जिस बच्चे को मां समझती है सक्षम है, मतलब सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं, तो उसको थोड़ा कम प्रोटेक्शन। तो जिन क्षेत्रों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माना गया कि सिक्योरिटी उनकी प्रॉब्लम है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जनरल स्टेट न देकर यूनियन टेरिटरीज, यानी यूनियन टेरिटरीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसे क्षेत्र, ऐसा एरिया जो अंडर कंट्रोल ऑफ सेंटर यानी केंद्र के डायरेक्ट नियंत्रण में होंगे, उन्हीं को यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र, उन्हीं को कहा गया। क्लियर? तो इस प्रकार से यूनियन टेरिटरीज की जरूरत क्यों पड़ी अगर कहा जाए तो सीधे से कहा जाएगा भारत के ऐसे क्षेत्र जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत था, उनको यूनियन टेरिटरीज का रूप दिया गया। लेकिन आज भी यूनियन टेरिटरीज हमारे कंट्री में है, तो ये पॉलिटिकल काजेज होंगे, राजनीतिक कारण कहा जाएगा। आज सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं रहा। आप जानते होंगे बहुत सारे अधिकार क्षेत्र, पॉलिटिशियन की हैबिट नेचर में आता है, जो बहुत सारे अधिकार क्षेत्र अनऑथराइज रूप से भी वो चाहते हैं हमारे अंडर में हो। तो आज यूनियन टेरिटरीज बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनका सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं रहा, तो गवर्नमेंट को चाहिए उनको जनरल स्टेट का स्टेटस देना। लेकिन कई अभी भी वैसे पड़े हैं। लेकिन आपसे पूछा गया कि इनकी जरूरत पड़ी, कमीशन एसएसबी इंटरव्यू में पूछता है, तो आप बताइए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सुरक्षा दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार से नेक्स्ट संजीत जी ये कह रहे हैं कि सर फिजिक्स का क्लास को भी कराएं। अच्छा संजीत जी, तो क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स को पॉलिटी में रोक दूं, तो फिजिक्स के सर को बुला दिया जाए संजीत? और ये समझिए संजीत, जब फिजिक्स का क्लास चलेगा तो आप बोलेंगे कि पॉलिटी क्लास क्यों नहीं चल रहा है, हिस्ट्री नहीं चल रहा है, यानी आप डिस्टर्ब हमेशा रखते होंगे। जो इस समय क्लास चल रहा है यहां ध्यान नहीं है, ध्यान फिजिक्स में है। और जब फिजिक्स चलेगा तो आपका ध्यान मैथ, इंग्लिश
ज्योग्राफी, इकोनॉमी उड़ेगा और इसी तरह दिमाग उड़ता रहेगा तो रिजल्ट भी तो उड़ जाएगा। इसलिए संजीत एक अच्छा स्टूडेंट वह होता है कि जो सेक्शन पढ़ाया जा रहा है पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर और ध्यान केंद्रित करके अच्छे से पढ़ता है। वो रिजल्ट का रोना नहीं रोता है, वो रैंकर होता है। और जानते होंगे सिविल में मैं देखता हूं कि एग्जामिनी जो होते हैं एक सेक्शन डेली पढ़ाया जा रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो जानता है कि सारे जीएस के सेक्शन कंप्लीट करना है तो कोई भी चल रहा हो। लेकिन संजीत आप जैसे स्टूडेंट इसी तरह से कूद फान लगाते हैं। जब केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो कहेंगे बायो, और बायो पढ़ा जाएगा तो पॉलिटी, और पॉलिटी तो हिस्ट्री, और इसी में एज ओवर हो जाता है। तो प्लीज संजीत आपको सजेस्ट करूंगा कॉन्सेंट्रेट होकर जो भी सेक्शन पढ़ाया जाए मन से पढ़िए। कभी भी यही एक अच्छे एग्जामिनी का पहचान होता है, रिजल्ट देंगे। ठीक है, अगर ऐसा कूद फान करेंगे तो कोई मतलब नहीं। और मेरे ख्याल से कोई स्टूडेंट कूद फान नहीं कर रहा है, कूद फान अकेले संजीत आप ही कर रहे हैं। चलिए गौरव जी का भी मैं देख लूं, सर जी ऑफ पढ़ाए हैं बहुत, चलिए थैंक यू। तो इस तरह से हम लोग आते हैं और हम लोग अब बातें करेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता। सिटीजनशिप नागरिकता की जो व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने मॉर्निंग बताया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकेंड में आर्टिकल्स 5 to 11 है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक यह दिया गया है सिटीजनशिप, नागरिकता। तो आइए देखा जाए सिटीजनशिप, नागरिकता की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 5 से 11 तक किस तरह की व्यवस्थाएं इसमें हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट, इसमें व्यवस्था यह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, इंडिया का सिटीजन नहीं है और इंडियन सिटीजनशिप चाहता है तो किस प्रकार से इंडियन सिटीजनशिप का एक्विजिशन, भारतीय नागरिकता की प्राप्ति करेगा, इसकी बातें हम लोग करेंगे। यानी हम लोग डिस्कस करेंगे नागरिकता की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, नंबर फर्स्ट। नंबर नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है उसकी भारतीय नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, यानी लॉस ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की प्राप्ति। और नंबर नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे आज के डेट में आपके कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। तो आज हमारे देश में दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्या है, किस तरह से दोहरी नागरिकता की व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप या टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप या डुअल सिटीजनशिप बाद में, सबसे पहले ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11, अनुच्छेद 5 से 11 जो सिटीजनशिप की व्यवस्था है, इनकी बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे, ये होगा आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5, और अनुच्छेद 5 में व्यवस्था है सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, अधिवास के आधार पर, अधिवास के आधार पर नागरिकता, यानी सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, अधिवास के आधार पर नागरिकता। समझेंगे इसमें व्यवस्था किस तरह से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूं, एक शब्द होता है ये रेजिडेंस, शब्द है रेजिडेंस यानी निवास, और दूसरा वर्ड है डोमिसाइल, अधिवास। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वर्ड है डोमिसाइल यानी अधिवास और नेक्स्ट रेजिडेंस, निवास। दोनों में डिफरेंसेस क्या? देखिए, कहीं भी हम आप रहते हैं और रहने में अगर परमानेंसी नहीं है, स्थायित्व नहीं है, तो उसको कहते हैं रेजिडेंस। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रखकर तैयारी कर रहे हैं सीजीएल का, पीसीएस, आईएएस कोई भी, और सपोज कर लीजिए मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, आपका कोई क्लासमेट है, ऑफलाइन आप क्लास करते हैं, कोई क्लासमेट है आपके रूम पर गया, उसने देखा कि 12,000 का रूम है, उसने सोचा कि फ्रेंड इतना कॉस्टली रूम लेने की जरूरत क्या है, गांधी विहार में 8,500-9,000 का रूम मिल जाएगा। आप उसके साथ जाकर रूम देखें, प्रॉपर्टी डीलर के साथ, आपको समझ में आ गया कि 8,500 का रूम मिल रहा है, तो आप भी समझ गए कि लगभग 2,500 फालतू मंथली हमारा बेकार जा रहा। आपने रूम छोड़ दिया और 4 दिन के बाद गांधी विहार में आपने रूम शिफ्ट कर लिया। लेकिन 1 हफ्ता रहने पर आपको पता चला कि गांधी विहार में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? डिस्टर्बिंग एलिमेंट आसपास रहते हैं, बहुत तेज मोबाइल से बालकनी में खड़ा होकर बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ाई नहीं होता।
तो आपने सोचा कि थोड़ा सा पैसा की बचत के लिए पढ़ाई नहीं होगा तो कैरियर बर्बाद, कोई मतलब नहीं दिल्ली रहने का। आपने 15 दिन के बाद गांधी विहार का भी वो रूम छोड़ दिया, यानी मंथली जो डेडजिस्ट को रेट पूरा किराया पूरा होता है उससे पहले ही छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने नेहरू विहार में रूम लिया, और नेहरू विहार में क्या रहा, वहां पानी की प्रॉब्लम है, 7:30 बजे तक ही पानी आता है। कभी लेट तक सो गए, लेट नाइट आप स्टडी किए, लेट तक सो के उठे तो पानी की समस्या, स्नान नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से अब उसको भी छोड़कर आप इंदिरा विकास में आ गए। तो आप सोचिए 1 महीने में 3-4 जगह रूम आपने चेंज किया। ये रूम क्या थे, रेजिडेंस, यानी कहीं भी परमानेंसी नहीं है। तो इनको आपने कहा कि मुखर्जी नगर में एज ए स्टूडेंट आपका रेजिडेंस था, गांधी विहार में था, नेहरू विहार में था, अब इंदिरा विकास में है, इनको रेजिडेंस कहेंगे, डोमिसाइल नहीं। लेकिन जहां भी आपके परमानेंट रहने का जो प्लेस है अस्थायी रूप से, उसको आप कहते हैं डोमिसाइल, अधिवास। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का कहीं भी अगर अस्थायी रूप से रहना एम उद्देश्य है उसको क्या कहेंगे, डोमिसाइल, अधिवास। और कहीं भी जहां परमानेंसी नहीं है उसको क्या कहेंगे, रेजिडेंस। तो इस प्रकार से हम लोग बातें ये करेंगे कि हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप की व्यवस्था है उस सिटीजनशिप का ग्राउंड क्या है, डोमिसाइल, उसका ग्राउंड रेजिडेंस नहीं है। आइए हम लोग बातें अब इस प्रकार से करेंगे। डोमिसाइल के बेसिस पर जो सिटीजनशिप की व्यवस्था दी गई है, इनके लिए कुछ निश्चित डिमांड है। डिमांड नंबर फर्स्ट दिया गया है कि वह व्यक्ति स्वयं भारत में जन्मा हो। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, उस व्यक्ति का स्वयं भारत में जन्म हुआ है तो डोमिसाइल के बेसिस पर सिटीजनशिप। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, सेकेंड रिक्वायरमेंट यह है कि अगर वह स्वयं जन्म नहीं लिया है तो भी चलेगा, यानी उस व्यक्ति की मदर या फादर दोनों में कोई एक भारत में जन्मा हो। अगर फर्स्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता, सेकेंड नहीं करता, तब भी चलेगा, यानी अब देखा जाएगा थर्ड रिक्वायरमेंट। और थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, वह व्यक्ति भारत के संविधान लागू होने से पहले कॉन्टिन्यूसली कितने समय तक भारत में रहा हो। आपका जवाब होगा 5 इयर्स। तो इन तीनों में से कोई भी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हो उसको डोमिसाइल के बेसिस पर सिटीजनशिप होगा। ये व्यवस्था दिया गया है। और अच्छा, रवि दत्त क्या पूछ रहे हैं, सर कितने क्लास में खत्म हो जाएगी। रवि क्या खत्म करना चाहते हैं, रवि आप खत्म क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका पढ़ने में मन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सिर्फ खत्म करना चाहते हैं, तो बताइए क्या खत्म करना है। रवि जल्दी अपने कमेंट दीजिए, क्या खत्म करना चाहते हैं। रवि जल्दी बोलो भाई, बेटा रवि क्या खत्म करना है, बोलो रवि बेटा, बेटा रवि क्या खत्म करना है। कि 2 बार तुम पूछ चुके और नीचे कमेंट में लिख रहे बता दो, तो क्या बता दें रवि, क्या खत्म करना है। तुम पढ़ने नहीं आए हो, सिर्फ खत्म करने, तो क्या खत्म करना है, जल्दी बोलो बेटा रवि, खत्म क्या करना है। अकेले तुम ही खत्म करना चाहते हो, कोई और खत्म नहीं, बाकी पढ़ने आए हैं और तुम खत्म करने आए हो। बोलो रवि, रवि बेटे क्या खत्म करना है। मेरा थीम जो एक्सप्लेनेशन कर रहे थे वहां ध्यान नहीं है, तुम खत्म करने पर हो। 2 बार कमेंट लिखे हो, सर कितने दिन में खत्म होगा, फिर लिख रहे हो बता दो सर। जल्दी बोलो रवि क्या खत्म करना है, जल्दी बोलो रवि बेटा क्या खत्म करना है, जल्दी बोलो बेटे रवि, जल्दी अपनी कमेंट दो, खत्म क्या करना है। नहीं, जल्दी दो अपनी कमेंट, बेटा क्या खत्म करना है। मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार करूंगा रवि, आगे पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, लेकिन ये कमेंट जरूर देना कि क्या खत्म करना है, जल्दी सोच लेना। तो ये था डोमिसाइल बेसिस पर सिटीजनशिप, अधिवास के आधार पर नागरिकता, अनुच्छेद 5। और इसके बाद हम लोग बातें करेंगे अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में सिटीजनशिप की व्यवस्था है ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन, यानी प्रव्रजन के बेसिस पर, प्रव्रजन के आधार पर नागरिकता की व्यवस्था दी गई। ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेशन
प्रव्रजन के बेसिस पर नागरिकता की व्यवस्था दी गई। माइग्रेशन प्रव्रजन के बेसिस पर नागरिकता। आइए देखा जाए क्या व्यवस्था इसमें दिया गया। देखिए, प्रव्रजन माइग्रेशन सबसे पहले क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाने को ये दो शब्द होता है। ये है ट्रांसफर, यानी हिंदी में आप कहते हैं स्थानांतरण। हिंदी में स्थानांतरण, ट्रांसफर। देखा जाए क्या है, देखिए ट्रांसफर स्थानांतरण की जो बात की गई है, सिंपली एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम आप जाते हैं तो उसको कहा जाता है ट्रांसफर, स्थानांतरण। लेकिन अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री हम आप जाते हैं और दूसरे कंट्री में जो गए, दूसरे कंट्री में जाने का उद्देश्य है क्या, वहां पर कुछ हिस्टोरिकल, कुछ ज्योग्राफिकल प्लेसेस का स्टडी करना और सब कुछ स्टडी देखने सुनने के बाद अपने कंट्री चले आना। अगर इस तरह की बातें हैं तो उसको कहा जाएगा टूरिज्म, यानी उसको कहा जाएगा टूरिज्म यानी पर्यटन। तो पर्यटन के उद्देश्य से, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना, ठीक है। कहीं से विजिट करके कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह स्टडी करके लौट के चले आना है, अगर इस तरह की बातें हैं तो उसको कहा जाएगा टूरिज्म यानी पर्यटन। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर एक कंट्री से, बहुत केयरफुल होकर सुनिएगा, क्योंकि रबी का तो उद्देश्य है खत्म करना, तो मैं खत्म करने से उद्देश्य से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं इस उद्देश्य से कि आप सीडीएस, आप पीसीएस, आप एसएससी, सीपीओ कोई भी एग्जाम दें तो हमारे सेक्शन में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। यह उद्देश्य है मेरा पढ़ाने का। मैं खत्म करने के लिए सिर्फ नहीं पढ़ा रहा हूं। जो अभी रवि परेशान थे, कब खत्म होगा बता दो। सोच लीजिए, ऐसे लोग भी जीएससी स्पेशल में चले आते हैं, इनको जाना चाहिए कांस्टेबल वाले बैच में, चपरासी वाले बैच में कहीं जाना चाहिए। जो शुरू में ही इनका उद्देश्य वो खत्म करो खत्म करो, तो ये जीवन खत्म कर लेते हैं और अन्य सैकड़ों स्टूडेंट की लाइफ नुकसान करते हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट के प्रेशर में आकर और टीचर बहुत रफली पढ़ाने लगे, ब्रीफली संक्षिप्त में बताने लगे, तो बड़े उम्मीद में जो सैकड़ों स्टूडेंट आए हैं उनकी जिंदगी अफेक्टेड होगी। और सिर्फ इनका एक ही क्वेश्चन है, खत्म खत्म खत्म। आइए तो हम लोग यहां बातें करेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन की जो बात की गई है वो इस तरह से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई व्यक्ति जाता है और इन उद्देश्यों के साथ जाना है कि सेकंड दूसरे कंट्री में जाता है किस उद्देश्य से, वहीं पर रच बस जाना, लौट कर आना नहीं, वहां बस जाना, सेटल हो जाना। उस दूसरे कंट्री में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है, उद्देश्य क्या है, वहीं पर सेटल होना। यानी पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आया भारत, और भारत किन उद्देश्यों से आया, भारत में परमानेंट अस्थायी रूप से सेटल होना, बस जाना उद्देश्य। अगर पाकिस्तान से कोई माइग्रेट करके, प्रव्रजन करके भारत आ रहा है, और क्यों माइग्रेशन प्रव्रजन कहा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से भारत आया, उद्देश्य क्या है, भारत में बस जाना अस्थायी रूप से, तो उसको कहा जाएगा कि पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आया। यह है माइग्रेशन। एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम लोग सिंपली जाते हैं, परमानेंट सेटल होना उद्देश्य नहीं है, तो उसको कहा जाएगा ट्रांसफर यानी स्थानांतरण। टूरिज्म क्या है ये भी मैंने बताया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम आप जाते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है, वहां उद्देश्य है वहां पर जाने का क्या, कुछ हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल प्लेसेस का स्टडी करके, देख सुन करके लौट आना, तो क्या कहेंगे, टूरिज्म। लेकिन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं और दूसरे कंट्री में जाने का उद्देश्य है परमानेंट सेटल होना, तो इसको कहेंगे माइग्रेशन, प्रव्रजन। तो पाकिस्तान से कोई व्यक्ति इंडिया इस उद्देश्य से आया कि भारत में अस्थायी रूप से परमानेंटली यही सेटल होना, बस जाना। और ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था सन्नू देवी वर्सेस मंगल सेन। सन्नू देवी बनाम मंगल सेन केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक प्लेस से दूसरे प्लेस कोई व्यक्ति इन उद्देश्यों के साथ जाता है कि परमानेंट अस्थायी रूप से वहीं बस जाना है, अगर उद्देश्य है तो उसी को कहा जाता है माइग्रेशन, प्रव्रजन। मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए होंगे। आइए देखा जाए माइग्रेशन बेसिस पर जो सिटीजनशिप है, कुछ बातें यहां पर और है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस डेट का इंपॉर्टेंस है, यह है 19 जुलाई 1948। तो 19 जुलाई 1948 को रीसेटलमेंट परमिट सिस्टम
रीसेटलमेंट परमिट सिस्टम। 19 जुलाई 1948 को रीसेटलमेंट परमिट सिस्टम लागू हुआ, यानी 19 जुलाई 1948 को पुनर्वास अनुज्ञा प्रणाली, पुनर्वास अनुज्ञा प्रणाली लागू की गई थी। पुनर्वास अनुज्ञा प्रणाली लागू की गई थी और रीसेटलमेंट परमिट सिस्टम पुनर्वास अनुज्ञा प्रणाली लागू की गई थी। तो इस प्रकार से ये इस डेट का इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस? अगर कोई पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आया बिफोर 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट करके प्रव्रजन करके भारत आया, तो उसके लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बिफोर आया है, इसलिए इसके लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबल प्रोविजन है, काफी लचीला, इजी, आसान है। क्या है इसको समझेंगे। बिफोर वाले के लिए इस डेट से पहले आया है तो उनके लिए व्यवस्था है वह व्यक्ति स्वयं भारत में जन्मा, अगर यह नहीं तो उसके माता पिता में से कोई एक, और भारत में जन्मा से मतलब 1935 एक्ट का भारत। तो नंबर फर्स्ट वह व्यक्ति स्वयं भारत में जन्मा हो, अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं तो आगे क्या है, उसके मदर फादर में कोई एक, अगर ये भी नहीं तो दादा दादी में से कोई एक, ये दिया गया है इसमें। आगे क्या कहा गया है, नेक्स्ट कहा गया है कि सामान्य रूप से भारत में सेटल होने बस जाना उद्देश्य, अगर ये बातें फुलफिल करता है तो माइग्रेशन के बेसिस पर सिटीजनशिप। आगे आफ्टर वाले के लिए क्या है, अब इनको देखते हैं। ये आफ्टर वाले के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था इस प्रकार से, आफ्टर वाले के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था दिया गया है कि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के आफ्टर आया हो, लेकिन नंबर फर्स्ट दो रिक्वायरमेंट जो वहां था, स्वयं भारत में जन्मा हो। अगर यह भी नहीं है तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग भारत में जन्मा हो। अगर यह भी नहीं है तो क्या है, अब उसको समझिए। नेक्स्ट कहा गया है कि अस्थायी रूप से भारत में बस जाना उद्देश्य, और साथ साथ आफ्टर आए हैं तो इनको अच्छे से इंक्वायरी भी, सभी कुछ बातें ओके पाए गया, तभी आफ्टर वाले के लिए तभी माइग्रेशन बेसिस पर सिटीजनशिप, अदरवाइज नहीं। क्यों ऐसा थोड़ा टफ है, क्योंकि इसके बाद आया है रीसेटलमेंट परमिट सिस्टम के बाद, इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा दृष्टिकोण से यह व्यवस्था रखा गया है, थोड़ा सा टफ। आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप बोल रहे हैं सोनू यादव कि सर एनटीपीसी क्लियर हो जाएगा, एनटीपीसी क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब सोनू मैं समझ नहीं पाया, क्या मतलब है इसका? क्या लेवल जीएस का कर रहे हैं? समझ नहीं पाए। आपको जीएस जो पढ़ाया जा रहा है वो एनटीपीसी, एसएससी, सीपीओ नहीं, पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ सब कुछ अच्छे से करेंगे, आप सोनू टेंशन ना लीजिए। तो आपने कहा कि एनटीपीसी क्लियर हो जाएगा, आप ये बताइए जीएस का तो ये लेवल है, एनटीपीसी इसके सामने बच्चा है, इसे बहुत ऊपर लेवल का पढ़ रहे हैं, तो आप टेंशन ही ना लीजिए, आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, और नेक्स्ट आर्टिकल होगा, ये होगा आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में व्यवस्था दिया गया है रिवर्स माइग्रेशन। अनुच्छेद 7 में यह व्यवस्था है रिवर्स माइग्रेशन, यानी हिंदी में इसको कहा जाता है पुनः प्रव्रजन। तो पुनः प्रव्रजन के बेसिस पर नागरिकता किस तरह से है, इसको समझा जाए। दरअसल रिवर्स माइग्रेशन पुनः प्रव्रजन की जो बात की गई है उसमें व्यवस्था इस प्रकार से, तो यहां पर रिवर्स माइग्रेशन पुनः प्रव्रजन की जो बात की गई है वो व्यवस्था इस प्रकार से यहां पर दी गई। रिवर्स माइग्रेशन पुनः प्रव्रजन में जैसे कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है और भारत से माइग्रेट करके कहां गया, पाकिस्तान, उसको लगा कि भारत से बहुत अच्छी व्यवस्था पाकिस्तान में, लेकिन बाद में देखा जाए तो स्थिति क्या बनी। जब आपने कहावत सुना होगा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो कहीं से उसको पता चला था कि यहां से अच्छा पाकिस्तान है, भारत को छोड़कर पाकिस्तान चला गया। लेकिन सच्चाई का नॉलेज तब हुआ जब 1-2 महीने 4 महीना पाकिस्तान रहा तो सच्चाई पता चला। अब वो पश्चाताप करने लगा कि बहुत गलती हुआ, मैंने भारत को छोड़कर पाकिस्तान आ गया।
इसलिए अब उसने निर्णय लिया कि पाकिस्तान को छोड़कर चले चलो इंडिया। तो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आया। आप जरा ध्यान देंगे, भारत का नागरिक था और भारत से माइग्रेट करके कहां गया? पाकिस्तान। एक बार माइग्रेशन, फिर पाकिस्तान को छोड़कर माइग्रेट करके इंडिया आ रहा है कि इंडिया में अस्थायी रूप से बच जाएंगे, यहीं बस जाएंगे। अब बताइए माइग्रेशन कितने बार हुआ? 2 टाइम्स। इसलिए इसको कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। अब बताइए कोई भारतीय नागरिक भारत को त्याग करके कहीं चला गया दूसरे देश में और दोबारा आ रहा है, कहीं भी दूसरे जगह नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो हमारा कट्टर दुश्मन है, वहां पर भारतीय नागरिकता छोड़कर चला गया और फिर कट्टर दुश्मन के यहां से भारत आ रहा है, तो क्या भारत सरकार पहले ही जैसे उन पर भरोसा करेगी, विश्वास करेगी? आपका जवाब यही होगा, नहीं। इसलिए ऐसे परिस्थिति में यहां पर टफ व्यवस्था है। आईएएस मेंस में भी आपसे पूछा गया है, आईएएस मेंस में कमीशन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है रिवर्स माइग्रेशन पर 50 वर्ड 50 शब्दों में राइटिंग करने को। आइए समझिएगा रिवर्स माइग्रेशन क्या है। रिवर्स माइग्रेशन ऐसा माइग्रेशन है किसी के द्वारा जो भारत का नागरिक है और भारत को त्याग करके माइग्रेट कर गया पाकिस्तान, प्रव्रजन करके पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान को त्याग कर वहां से माइग्रेट करके इंडिया आया। तो 2 बार माइग्रेशन हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे रिवर्स माइग्रेशन। विपुल जी का थोड़ी बातें देख लें, कमेंट इन्होंने किया है। विपुल, यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, इससे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। विपुल देखिए, यूपीएससी कॉन्सेप्ट चूंकि आपको टोटल क्लियर मैं करा दूंगा किसी भी टॉपिक में, और यूपीएससी में आईएएस में देखेंगे तो सीडीएस सीपीएफ तो कॉन्सेप्चुअल ही पूछता है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो मुझे नहीं लगता आपको पीटी में किस तरह से दिक्कत होगा, आप कर जाएंगे। अच्छा, टेंशन मत लीजिए, क्लास रेगुलर हो, जो डाउट हो पूछते चलें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, और मेरे ख्याल से और किसी का कमेंट नहीं है। योगी जी का देख लें, पाकिस्तान एक आतंकवादी कंट्री है। बिल्कुल योगी, मैं आपके विचार से बिल्कुल 100% सहमत हूं। आतंकवाद का अड्डा है पाकिस्तान, तो आपने सही कहा कि आतंकवादी देश है, ये बिल्कुल सत्य है, ये दुनिया भी समझ रही है, वर्ल्ड इस बात को समझ रहा है। आइए हम लोग टॉपिक पर, तो इस प्रकार से पुनः प्रवर्जन आप समझ गए, क्योंकि 2 बार प्रवर्जन किया है, इसलिए इनके साथ टफ व्यवस्था है। टफ व्यवस्था क्या है? वह व्यक्ति स्वयं भारत में जन्मा हो, आगे क्या कहा गया है, उसके माता पिता में से कोई एक जन्म लिया हो, अगर यह भी नहीं तो वह स्वयं जन्म लिया हो। इतना ही नहीं, और भी कुछ बातें इसमें, एक तो स्वयं जन्म, उसके बाद माता पिता, उसके बाद से रिक्वायरमेंट रखा गया है कि सामान्य रूप से भारत में रहना उसका उद्देश्य। इतना ही नहीं, इनके साथ जो मैंने अभी माइग्रेशन की बात किया और डेट एक दिया 19 जुलाई 1948, तो आफ्टर बाद में आने वाले को टफ व्यवस्था बताया। इसी तरह से इनके साथ भी टफ व्यवस्था है, यानी इन सभी के बावजूद गवर्नमेंट की एजेंसीज इंक्वायरी करेंगी और इंक्वायरी में सब कुछ ओके, जेंटिल पाया गया, सज्जन मिले तो इनको नागरिकता, अदरवाइज थोड़ा सा भी डिफेक्ट रहा तो भारत सरकार इनको नागरिकता नहीं देती है, क्योंकि भारत सरकार को इन पर डाउट होता है, हमारी एजेंसीज को डाउट होता है कि एक बार भारत की नागरिकता त्याग कर दुश्मन के यहां गया, तो ऐसा तो नहीं है कि दुश्मन के यहां से किसी विशेष उद्देश्य, किसी विशेष चाल से कोई आतंकवादी घटनाएं अंजाम देने के लिए तो नहीं आया है। अनेक निगेटिव भी डाउट होंगे, क्योंकि दुश्मन के यहां से माइग्रेट करके आ रहा है और भारत को त्याग कर गया था। इसलिए बड़ी डिटेल जानकारी, एजेंसी सब कुछ होके पाए तभी नागरिकता, अदरवाइज रिवर्स माइग्रेशन में ऐसे लोगों को जनरली नागरिकता नहीं, थोड़ी भी कमी पाई गई तो उन्हें पनिशमेंट की भी व्यवस्था है। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है, टफ व्यवस्था है। और इसी के साथ हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, और नेक्स्ट आर्टिकल होगा 8। आर्टिकल 8 में जो व्यवस्था दिया गया है, इसमें अनुच्छेद 8 में व्यवस्था दिया गया है आउटसाइड ऑफ इंडिया, यह व्यवस्था दिया गया है आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी भारत से बाहर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन रहता है, ये इंडियन ओरिजिन, अर्थात आप कहेंगे भारतीय मूल। भारत से बाहर कोई इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति रहता है
तो उनके लिए व्यवस्था क्या है समझिएगा। भारत से बाहर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति रहता है तो उनके लिए नागरिकता की व्यवस्था अंडर दिस आर्टिकल जो दिया गया है किस तरह से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल क्या चीज है, इनको समझिएगा। भारतीय मूल, इंडियन ओरिजिन की बात किया जाए तो उसी को इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा। ऐसा भारत का नागरिक, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ, पढ़ा लिखा भारत में, पला बड़ा भारत में बड़ा हुआ, यहीं के यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा, न सिर्फ भारत में जन्म हुआ नागरिक भी, सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब कुछ करने के बाद उसने भारत को छोड़कर किसी और कंट्री में चला गया तो भारत की नागरिकता तो जरूर समाप्त हो गया, किसी दूसरे देश की नागरिकता भारत की नागरिकता समाप्त हो गया और किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया। बट उस देश का नागरिक कहा जाएगा, उस देश का ओरिजिन नहीं। चूंकि जन्म हुआ इंडिया में, पला पड़ा इंडिया में, यहीं का जन्म है सब कुछ, इसलिए किसी भी देश का नागरिक हो उसको भारतीय मूल, इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा। तो माना कि फ्रांस में है, फ्रांस का नागरिक, जर्मनी का नागरिक है, यूएसए का नागरिक है, कनाडा का नागरिक है, और उसी देश में जहां का नागरिक है वह इंडियन ओरिजिन पर्सन, वह भारतीय मूल का व्यक्ति जहां का नागरिक है, उस देश में इंडिया के एम्बेसडर या हाई कमिश्नर जो रहते होंगे, ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया गवर्नमेंट उनकी पोस्टिंग है, ऑथोराइज है। तो इस तरह से उसी एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, इंडिया का जो एम्बेसडर हाई कमिश्नर है उसको एप्लीकेशन वह देगा और उसके द्वारा एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो गया, इंडियन सिटीजनशिप उसे प्रोवाइड कर दिया गया। और एक एम्बेसडर हाई कमिश्नर के द्वारा जो नागरिकता दिया गया, यह भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड नागरिकता माना जाएगा, क्योंकि वह पोस्ट भारत सरकार के द्वारा क्रिएटेड है, सृजित है, इसलिए भारत सरकार के द्वारा। अब फ्यूचर में कभी भी भारत देश में आता है तो भारतीय नागरिक के उसे सारे अधिकार होंगे। अब इंडियन ओरिजिन ही सिर्फ नहीं, इंडिया का सिटीजन भी हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए, इंडियन ओरिजिन भी और इंडियन सिटीजन भी, सभी कुछ किस तरह से आउटसाइड ऑफ इंडिया किसी को ये अंडर आर्टिकल 8 इंडियन सिटीजन बनाने की बात, प्रोवाइड करने की व्यवस्था दी गई। इसी के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस तरह की व्यवस्था। नेक्स्ट आर्टिकल जो देखा जाए, ये आर्टिकल है 9, और आर्टिकल 9 में व्यवस्था इस प्रकार से, आर्टिकल 9 में व्यवस्था दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया को त्याग करके आउटसाइड ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री गया और वहां के सिटीजनशिप प्राप्त कर लिया, तो अंडर आर्टिकल 9 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है, अनुच्छेद 9 के अंतर्गत हमारे संविधान में व्यवस्था है, जैसे फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप प्राप्त किया ऑटोमेटिकली उसकी इंडिया के सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी और भारतीय नागरिकता समाप्त जो हो जाएगी, यह व्यवस्था दिया गया है अंडर आर्टिकल 9। कमीशन ऑफ से एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा है कि कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऑटोमेटिकली स्वतः उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में यह प्रोविजन है? यह सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, आपका जवाब होगा आर्टिकल 9। आइए कुछ लोगों का कमेंट भी मैं पढ़ लूं। सोनू का कहना है कि सर साइंस का क्लास नहीं हो रहा है। किस में नहीं हो रहा है? इसमें आपके बैच में नहीं हो रहा है सोनू? अगर नहीं हो रहा है तो चिंता मत कीजिए, हो जाएगा, उसका भी क्लास लगेगा। बट ऐसा तो नहीं कि क्लास आपका ऑफ चल रहा है, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो चल रहा है, और जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको खत्म करना है कि नहीं। तो जो पढ़ रहे हैं उसको तो मन से पढ़िए, फिर वो सेक्शन खत्म होगा वो भी लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि क्लास आपका चल ही नहीं रहा है, और ये नहीं कि जो पढ़ाया जा रहा हो महत्वहीन है, इससे क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, सिर्फ साइंस से ही पूछेगा, तो सिर्फ साइंस पढ़ा के छोड़ दिया जाए। सोनू तो फिर सोच लीजिए, जब साइंस का क्लास चलेगा तब कहेंगे पॉलिटी का क्लास नहीं लग रहा है, हिस्ट्री नहीं लग रहा है। यानी हर जगह इसी तरह से डिस्टर्ब रहेंगे, और जो पढ़ाया जाएगा उसको नहीं पढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट की बातें करेंगे। तो प्लीज ये जीएस का क्लास है, पढ़े मन से, और जो पढ़ाया जाए उसको पढ़िए, अन्यों का भी ख्याल रखिए। आप एडमिशन है तो इसका मतलब नहीं कि इस तरह से कमेंट करके डिस्टर्ब करें। अगर नहीं लगा होगा कुछ दिन से लग जाएगा, क्लास ऑफ नहीं होना चाहिए, कोई भी सेक्शन चले। सबसे पहले नंबर फर्स्ट ये ध्यान रखें, सारे सेक्शन पढ़ने। आइए
और सिर्फ टेस्ट लेने के लिए अब आप एडमिशन लिए हैं तो टेस्ट लेते रह जाएंगे सोनू, एज एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो उद्देश्य पढ़ना होना चाहिए, जो भी सेक्शन पढ़ाया जाए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, उस समय ये न कहें कि ये नहीं, इसका मतलब डिस्टर्ब है तो जो क्लास चल रहा है उसमें ध्यान नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट का ध्यान है, ये प्रूफ होता है इससे। आइए देखा जाए नेक्स्ट। सर आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8 में क्या डिफरेंस, समझिएगा। आर्टिकल 7 में डिफरेंस ये और 8 में, 7 में रिवर्स माइग्रेशन है। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, भारत की नागरिकता त्याग करके और चला गया कहां, पाकिस्तान। त्याग करके न कहिए बल्कि माइग्रेट करके गया और फिर पाकिस्तान से कुछ समय रहने पर लगा कि भारत अच्छा है तो वहां से माइग्रेट करके यहां आया, यानी 2 बार माइग्रेशन है। और 8 वाले में माइग्रेशन नहीं है, वो भारत की नागरिकता त्याग दिया है, दूसरे जगह की नागरिकता लिया है, वहीं का नागरिक है और उसी देश में नागरिकता प्राप्त कर लिया, वो माइग्रेट करके नहीं आया। यह व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 8। तो 7 में 2 टाइप माइग्रेशन है, 2 टाइम। 8 में 2 बार माइग्रेशन नहीं है, और माइग्रेशन किया ही नहीं, सिर्फ वो दूसरे देश में जाकर नागरिकता ले लिया और अपने ही देश में फिर भारत की नागरिकता लिया। तो आउटसाइड ऑफ इंडिया भी अदर कंट्री में नागरिकता की व्यवस्था है अंडर आर्टिकल 8। ये नहीं कि भारत माइग्रेट करके आया तब लिया, बिल्कुल नहीं, 2 बार माइग्रेशन नहीं। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है। और लोगों का भी कमेंट देख लो। योगी जी बहुत अच्छा से पढ़ाते हो आप, चलिए थैंक यू आपको समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट लोगों का देख लें। सर फालतू कमेंट करने वाले को मना कीजिए, फालतू कमेंट्स आप बिल्कुल सही कर रहे हैं डीके जी। यहां पर सोनू एक लोग और थे, ये कुछ लोग फालतू टाइप के हैं जरूर, कि सब्जेक्ट जो टॉपिक चल रहा है वहां ध्यान नहीं है, कोई साइंस, कोई कोर्स, कोई मैथ, दूसरे सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट का जब चलेगा तो दूसरे सब्जेक्ट की बातें करेंगे। मुझे लगता है ये लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं और क्लास में पढ़ना उद्देश्य नहीं है, दूसरे दूसरे सब्जेक्ट डिस्टर्बिंग टाइप। तो इस प्रकार से नेक्स्ट देखा जाए, ये नाम इंस्पेक्टर चिंगम क्यों लिखते हैं भाई? चलिए कोई बात नहीं, नाम इंस्पेक्टर चिंगम या जो भी चिंगम हो। देखिए इनका कमेंट, सर आप फालतू के कमेंट का रिप्लाई दे रहे हो पर मेरा डाउट क्लियर नहीं हो। क्या है डाउट भाई इंस्पेक्टर चिंगम, बोलिए आपका क्या है डाउट? कोई भी क्वेश्चन का जवाब जो दिया इंस्पेक्टर चिंगम फालतू एक भी नहीं था, ठीक, क्वेश्चन के जवाब थे जो भी जहां जवाब दिए होंगे। और आपका अगर क्वेश्चन है तो चिंगम जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। क्या आपका क्वेश्चन अगर हम ना देखे हो, ना समझे हो, ध्यान न दिए हो तो कोई बात नहीं, दोबारा पूछिए चिंगम, क्या क्वेश्चन है आपका, जल्दी दीजिएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। और चिंगम का है जवाब क्वेश्चन, सर आपने पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 बता दिया, शेड्यूल से कोई रिलेशन नहीं है क्या? आप ये ध्यान दीजिए, शेड्यूल जो 12 शेड्यूल है ये जरूरी नहीं कि सबका रिलेशन उससे, और यही आपका क्वेश्चन है, तभी से परेशान थे। कोई क्वेश्चन आपका इतना महत्वपूर्ण नहीं, तो आप जो सोच रहे थे बहुत महत्वपूर्ण, क्लियर हो लीजिए। डाउट बल है तो डाउट महत्वपूर्ण है, आपका जो भी डाउट हो। सभी शेड्यूल्स में जरूरी नहीं कि संविधान की सारी बातें, तो इस सिटीजनशिप का शेड्यूल से कोई रिलेटेड नहीं, कोई रिलेशन नहीं, आप समझ गए होंगे। तो इंस्पेक्टर चिंगम आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया, कोई टेंशन नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट देखा जाए, सुदर्शन जी, इन रिवर्स माइग्रेशन सेम प्रोसीजर अप्लाई इन केस ऑफ रिटर्न फ्रॉम फ्रेंडली कंट्री। नहीं, उसके लिए अलग व्यवस्था है। अभी मैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप पढ़ाऊंगा सुदर्शन जी, बस 10 मिनट इंतजार कीजिए, वो सारी बातें अलग से बताऊंगा, यहां से लेना देना नहीं है। हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की बातें करते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल 10 समझेंगे। तो सुदर्शन जी जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो अलग चीज है, 10 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी बताऊंगा। तो हम लोग देखते हैं ये आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में व्यवस्था दिया गया है, अनुच्छेद 10 में व्यवस्था इस प्रकार से दिया गया, और अनुच्छेद 10 में व्यवस्था क्या है? अंडर आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10 में व्यवस्था दिया गया है कि जब तक भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट कोई न्यू लॉ मेकिंग सिटीजनशिप से रिलेटेड नहीं मेकिंग करती है, तब तक जो भी व्यवस्था सिटीजनशिप से रिलेटेड है मेंटेन रहेगा। तो आपसे कमीशन क्वेश्चन करेगा कि इंडिया के सिटीजनशिप जिनको भी है, जो भी इंडिया के सिटीजन है,
उनका सिटीजनशिप मेंटेन रहेगा। ये बातें किस आर्टिकल में मेंशन है? आपका ऑप्शन क्या होगा? आर्टिकल 10। और इसके बाद हम लोग लास्ट आर्टिकल पर डिस्कस करने चल रहे हैं, लास्ट आर्टिकल 11। अंतिम अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि पार्लियामेंट ऑथराइज है, संसद अधिकृत है, उसके पास पावर है संसद को, अंडर आर्टिकल 11 संसद को पावर है सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ भी रूल रेगुलेट करने का। तो नागरिकता से संबंधित कुछ भी कानून, विधान, अधिनियम बनाने के लिए आपका कमीशन अगर क्वेश्चन किया कि संसद को नागरिकता से संबंधित कुछ भी कानून, रूल रेगुलेट करने के ऑथराइज है संसद अंडर विच आर्टिकल, तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 11। याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, यह क्वेश्चन सीपीयू में भी पूछा है, पीसीएस में भी, तो सबसे बढ़िया तरीका है, पूछा जाएगा कि संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंडर विच आर्टिकल सिटीजनशिप से रिलेटेड रूल रेगुलेट करने के लिए, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के लिए ऑथराइज है, अधिकृत है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो द बेस्ट तरीका है याद करने का लास्ट आर्टिकल। आप लोग बताइएगा सिटीजनशिप का अंतिम अनुच्छेद क्या है? तो आप समझ गए होंगे अनुच्छेद 11। और एक चीज, ये एमके चंडेला का क्वेश्चन है, सर माइग्रेशन दोबारा बता दो। समझिए चंडेला जी, माइग्रेशन का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री परमानेंट, अस्थायी रूप से सेटल होने के उद्देश्य से जाना, इसी को कहते हैं माइग्रेशन। सन्नो देवी वर्सेज मंगल सेन केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि किसी कंट्री से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, अगर कोई पर्सन परमानेंट, अस्थायी रूप से सेटल होने के उद्देश्य से, अस्थायी रूप से बस जाने के उद्देश्य से जा रहा है, तो उसको कहा जाएगा उसने उस कंट्री से माइग्रेट करके दूसरे में गया। यह है माइग्रेशन। तो पाकिस्तान से कोई भारत आया इन उद्देश्यों के साथ कि भारत में परमानेंट, अस्थायी रूप से बस जाना है, तो उसको कहा जाएगा पाकिस्तान से माइग्रेशन करके भारत आया। आप समझ गए होंगे एम के चंडेला जी। हो गया सभी का क्वेश्चन। नेक्स्ट, मोनिका का कहना है कि सर आर्टिकल 8 एंड 9 में डिफरेंस बताइए। देखिए 8 में व्यवस्था है किसी फॉरेन कंट्री में इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन है, तो भारतीय मूल का व्यक्ति कोई दूसरे देश का नागरिक है और वो चाहता है भारत की नागरिकता, तो अपने ही कंट्री में भारत का एम्बेसडर या हाई कमिश्नर है, एप्लीकेशन देकर नागरिकता प्राप्त करेगा। और 9 में व्यवस्था है कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया को छोड़कर फॉरेन कंट्री में गया, नागरिकता प्राप्त कर लिया, तो ऑटोमेटिकली उसकी सिटीजनशिप समाप्त होगी। यानी भारतीय नागरिकता प्राप्ति की व्यवस्था 9th में नहीं है, बल्कि भारतीय नागरिकता समाप्ति की व्यवस्था है। जस्ट 8 के अपोजिट है व्यवस्था 9 में। आप समझ गई होंगी मोनिका, तो सभी समझ गए। हम लोग आगे चलते हैं। हाल ही में अक्षय कुमार चुनाव लड़ने के लिए चर्चा में रहे हैं, पर अक्षय कुमार की सिटीजनशिप कनाडियन है, तो क्या वे चुनाव लड़ सकते हैं? आप ये ध्यान दीजिए, आपको शायद जानकारी कम है। अक्षय कुमार नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो ग्रीन कार्ड लिए, और ग्रीन कार्ड्स कुछ कंट्री से जो ऐसा है उनको बहुत सारी सुविधाएं होती है उस कंट्री से भी, और इंडिया में तो है ही है। जैसे देखा जाए तो अमिताभ बच्चन भी उसी में, बट ग्रीन कार्ड हो जाने से जो अदर कंट्री में सुविधाएं उनको प्राप्त है, उससे भारत की नागरिकता की समाप्ति नहीं मानी गई है, और भारत के अंदर जो सुविधाएं उनको मिलना है उसमें कमी नहीं होगा। अब समझ गए होंगे। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, और निशांत का भी कमेंट देख लें कि सर अमेरिका के लोग यदि भारत में नागरिकता लेना चाहते हैं तो रूल क्या है? नागरिकता किस देश को लोग कैसे प्राप्त करेंगे? ये सारे रूल निशांत अब बताने चल रहे हैं। आप ध्यान से सभी रूल को देखते चलिए। मैं आप जो आपने क्वेश्चन पूछा, इसी क्वेश्चन से संबंधित विभिन्न देशों के लिए नागरिकता कैसे होगी, मैं उसी को बताने चल रहा हूं। तो प्रवीण जी का भी देख लें, आवाज नहीं आ रहा है। क्यों प्रवीण जी? सभी को तो हमारा आवाज मिल रहा है, आपके मोबाइल में कोई दिक्कत होगा। हम लोग देखते हैं नागरिकता में ये नेक्स्ट एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, हेडिंग है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता की प्राप्ति।
एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की प्राप्ति। आइए देखा जाए, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नागरिकता की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, हम लोग बातें करें कैसे होता है। और मनीष कुमार जी कह रहे हैं कि सर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो आवाज नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा? क्या है भाई, आवाज बाकी लोगों का तो आवाज आ रहा है सभी का, ऐसा तो नहीं कि पर्सनली आपका कोई दिक्कत है, बाकी सभी का ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। थैंक यू। तो आइए हम लोग बातें करते हैं। साउंड आ रहा है, सभी को तो आ रहा है, निशांत भी लिख रहे हैं साउंड आ रहा है सर। आइए हम लोग देखते हैं। तो नागरिकता की प्राप्ति एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप का फर्स्ट मेथड है और ये होता है बाय बर्थ सिटीजनशिप। बाय बर्थ सिटीजनशिप, जन्म के द्वारा नागरिकता। जन्म के द्वारा नागरिकता, बाय बर्थ सिटीजनशिप। जन्म के द्वारा नागरिकता, बाय बर्थ सिटीजनशिप। देखा जाए, बाय बर्थ सिटीजनशिप, जन्म के द्वारा नागरिकता जो है, अंडर दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। किसी बेबी का जन्म इन इंडिया, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी हुआ, किस डेट को? 26 जनवरी 1950 या आफ्टर दिस। तो किसी बेबी का जन्म इनसाइड इंडिया, किसी बच्चे का जन्म भारत राज्य क्षेत्र सीमा के अंदर हुआ, कब? 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद कभी। बट जब कभी किसी बेबी का जन्म सीमा के अंतर्गत हुआ, जन्म के समय उस बेबी की मदर या फादर, जन्म के समय उस बेबी की मदर या फादर दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक। तो जन्म के समय वह जो बेबी का जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद कभी भी जन्म के समय जब जन्म हुआ, उसकी मां भारत के नागरिक हो या उसके पिता, दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। तो जन्म के समय उस बेबी की मदर या फादर दोनों में से कोई एक नागरिक हैं, बाय बर्थ सिटीजनशिप की सुविधा उसको मिलेगी, यानी जन्म के आधार नागरिकता मिलेगा। माना कि किसी बेबी का जन्म भारत राज्य क्षेत्र सीमा के अंतर्गत हुआ, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी उसका जन्म हुआ, लेकिन जब जन्म हुआ तो जन्म के समय उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक, कोई भी भारत का नागरिक नहीं। तो मात्र भारत में, सिर्फ और सिर्फ भारत में जन्म लेने मात्र से उस बेबी को भारत की नागरिकता नहीं हो सकती। तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई बेबी जिसका जन्म भारत राज्य क्षेत्र में हुआ, बट जन्म के समय उस बेबी की मां या पिता दोनों में से कोई एक भारत की नागरिक नहीं है, तो उसके जन्म होने से सिर्फ भारत की नागरिकता उसको नहीं मिलेगी। लेकिन जब कभी जन्म हुआ भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी, और जन्म के समय उनके माताजी या पिता दोनों में से कोई एक नागरिक है, तो उसको बाय बर्थ सिटीजनशिप होगी। यह है जन्म के द्वारा नागरिकता या जन्म के आधार पर नागरिकता। आपको कुछ बातें और बता दूं, आपको यह बात मैं बता दूं, आपकी कंट्री में राहुल गांधी जी का जन्म हुआ,
आप जानते होंगे राहुल गांधी जी का जब जन्म हुआ तो राहुल गांधी जी के जन्म के समय उनके पापा, उनके पिता राजीव गांधी जी इंडिया के सिटीजन थे, लेकिन उस समय उनकी मम्मा, उनकी माताजी, उनकी मदर यानी सोनिया गांधी जी इंडियन सिटीजन नहीं थी। सोनिया गांधी जी उस समय इंडियन सिटीजन की वाइफ थी, पत्नी थी, बट इंडिया के सिटीजनशिप उन्हें नहीं था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मदर और फादर कहा गया है, मदर एंड फादर नहीं मेंशन है। अगर मदर एंड फादर होता तो राहुल गांधी जी को इंडिया में जन्म लेने मात्र से इंडिया का सिटीजनशिप नहीं होता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिमांड किया गया है मदर और फादर यानी माता या पिता दोनों को कंपलसरी नहीं किया गया है, दोनों में कोई एक। तो जन्म के समय राहुल जी की माता जी सोनिया जी इंडियन सिटीजन नहीं थी, इटालियन सिटीजन थी, और इंडियन सिटीजन की सिर्फ वाइफ थी, इंडिया का सिटीजन नहीं। इसलिए राहुल जी को नागरिकता मिल गया, क्योंकि राहुल जी के पापा, पिताजी भारतीय नागरिक थे, उनकी मम्मा फॉरेनर, तो दोनों में कोई एक होना चाहिए। फादर थे इसलिए नागरिकता। अब समझ गए होंगे, अगर फादर भी नहीं होते तो राहुल को नागरिकता नहीं मिलता। आइए चलिए, ये था बाय बर्थ सिटीजनशिप, और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट नागरिकता प्राप्ति का मेथड देखेंगे, और ये होगा बाय डिसेंट सिटीजनशिप। बाय डिसेंट सिटीजनशिप, वंश क्रम द्वारा नागरिकता। वंशक्रम द्वारा नागरिकता। आइए देखा जाए बाय डिसेंट सिटीजनशिप, वंशक्रम द्वारा नागरिकता क्या होता है। आइए, तो वंशक्रम द्वारा नागरिकता की व्यवस्था इस तरह से, इसमें दिया गया है यह डेट 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को किसी बेबी का जन्म हुआ या आफ्टर दिस। तो 26 जनवरी 1950 या इसके बाद जन्म हुआ। लेकिन ध्यान देंगे सभी लोग, बाय डिसेंट सिटीजनशिप में जो जन्म की बात मैंने किया, यह जन्म इनसाइड इंडिया नहीं है, आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो भारत के बाहर अगर किसी बेबी का जन्म हुआ किसी दूसरे देश में, आउटसाइड ऑफ इंडिया यानी दूसरे देश में, भारत में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाय डिसेंट सिटीजनशिप की बात की गई है, दो कंट्री के अतिरिक्त है, यानी बर्थ आउटसाइड ऑफ इंडिया इन एनी कंट्री ऑफ वर्ल्ड बट एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। भारत में जन्म न हो, भारत से बाहर हो, आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी बाय बर्थ वाला जो अभी कैटेगरी मैंने कुछ देर पहले बताया, इसमें इनसाइड इंडिया बर्थ होना चाहिए। और बाय डिसेंट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें रिक्वायरमेंट, इसमें जरूरत है आउटसाइड ऑफ इंडिया बर्थ, भारत से बाहर जन्म लेने वाले के लिए। तो इसमें कहा गया है बर्थ आउटसाइड ऑफ इंडिया इन एनी कंट्री ऑफ वर्ल्ड बट एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो भारत से बाहर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, बट पाकिस्तान और बांग्लादेश के अतिरिक्त। अगर किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ बट पाकिस्तान में हुआ या बांग्लादेश में, और वंशक्रम द्वारा नागरिकता के अंदर वह भारत की नागरिकता चाहता है, तो भारत के संविधान में उसके लिए नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। बट इन दोनों देशों के अतिरिक्त कहीं जन्म हुआ है और उसके लिए नागरिकता का एप्लीकेशन है, तो मिल जाएगा बाय डिसेंट सिटीजनशिप। आइए देखा जाए, तो इसमें जो व्यवस्था किया गया है इस प्रकार से, 26 जनवरी 1950 को जन्म हुआ या इसके बाद कभी, बट जन्म कब हुआ, दिसंबर 92 से पहले, दिसंबर 1992 से पहले हुआ। और इसके बाद तो व्यवस्था क्या दिया गया है, जन्म के समय उनके फादर का सिटीजनशिप कंपलसरी है। तो जन्म के समय उस बेबी के फादर का सिटीजनशिप कंपलसरी है। अगर 1985 में किसी बेबी का जन्म हुआ, 1975 में हुआ, 1991 में हुआ, पहले हुआ, लेकिन कहां हुआ, जर्मनी में, फ्रांस में, यूएसए, मॉस्को, कहीं भी हुआ, तो ऐसे परिस्थिति में
उस बेबी के फादर का सिटीजनशिप कंपलसरी, क्योंकि इससे पहले बर्थ हुआ। अगर उस बेबी की मां सिटीजन है इंडिया की और फादर नहीं है सिटीजन और जन्म हुआ 1990 में, 92 से पहले, तो उनको बाय डिसेंट सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। इसके पहले जन्म हुआ 92 से पहले और जन्म के समय उनके फादर इंडिया के सिटीजन हैं, बाय डिसेंट सिटीजनशिप मिल जाएगा। ये व्यवस्था है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अगर किसी बेबी का जन्म आउटसाइड ऑफ इंडिया हुआ बट 1992 दिसंबर के बाद हुआ, यानी कब? दिसंबर 2004, तो दिसंबर 2004 से पहले हुआ, तो व्यवस्था क्या दिया गया है? उस व्यक्ति के फादर या मदर, उस व्यक्ति के फादर या मदर, उस व्यक्ति के फादर या मदर, उस व्यक्ति के फादर या मदर दोनों में कोई एक नागरिक। तो अगर कमीशन ने क्वेश्चन में दिया किसी बेबी का जन्म 1995 में हुआ, 2000 में, 2003 में हुआ और कंट्री का नाम भी दिया है, जर्मनी में हुआ, चाइना में हुआ, कनाडा में हुआ, कहीं भी हुआ, और ऐसे परिस्थिति में जो ये व्यवस्था दिया है ईयर इन बिटवीन दे रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में अब रिक्वायरमेंट देगा कि उस व्यक्ति के भारतीय नागरिकता के लिए इनमें से क्या रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन देगा फादर का सिटीजनशिप कंपलसरी, मदर का सिटीजनशिप कंपलसरी, और इस प्रकार से मदर फादर दोनों का सिटीजनशिप कंपलसरी। नेक्स्ट, नॉन ऑफ दीज, आप समझ ही गए होंगे। इसमें जरूरत है मदर या फादर दोनों में से कोई एक सिटीजन, कंपलसरी कुछ नहीं है, तो इसलिए यहां पर ऑप्शन अलग होगा। लेकिन इससे पहले कोई जन्म लिया है तो उसका ऑप्शन ये नहीं होगा, अब ये होगा, कंपलसरी है फादर का सिटीजनशिप। और अब हम लोग बातें कर लें नेक्स्ट, अगर किसी बेबी का जन्म 2004 दिसंबर से बाद हुआ, टिल नाउ अभी तक की बात कर रहा हूं, तो यहां भी व्यवस्था दिया गया है क्या? फादर या मदर दोनों में कोई एक सिटीजन हो। लेकिन आगे क्या कहा गया है? आगे इस तरह से कहा गया है, आगे उस बेबी के गार्जियन को विद इन 1 ईयर, उस बेबी के गार्जियन को विद इन 1 ईयर इन्फॉर्म करना होगा। तो आगे ये कहा गया है कि 2005 के बाद जो जन्म हुआ, 2004 के बाद 2005, 6, 10, 11, 12, 17, तो उसके लिए उसके गार्जियन को 12 महीने के अंदर इन्फॉर्म करना होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझिए इस प्रकार से, तो अच्छे से समझ जाएंगे। मान लीजिए किसी बेबी का जन्म हुआ फरवरी 2005 में, कोई फरवरी 5 फरवरी 2005, और उस बेबी का गार्जियन क्या किया? 16 मार्च 2020 को इन्फॉर्म किया इंडिया गवर्नमेंट को। अब बताइए क्या इंडिया गवर्नमेंट उनको रजिस्ट्रेशन करके नागरिकता दे देगी? जरा बोलिएगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। विद इन 1 ईयर, 1 वर्ष के अंदर इन्फॉर्म करना है, लेकिन इतने समय के बाद 15 वर्ष के बाद आ रहा है। अर्थात ये समझिए इंडिया गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने का मतलब इंडिया कंट्री आने की जरूरत नहीं है। जिस कंट्री में उस बेबी का जन्म हुआ, जिस देश में उस बेबी का जन्म हुआ, उसी कंट्री में, जिस कंट्री में उस बेबी का जन्म हुआ, उसी कंट्री में इंडिया का एम्बेसडर या हाई कमिश्नर होगा। तो उस कंट्री में इंडिया का एम्बेसडर या हाई कमिश्नर जो होगा, बस उस एम्बेसडर या हाई कमिश्नर के समक्ष, उसके ऑफिस में उस बेबी के गार्जियन एप्लीकेशन देंगे, इन्फॉर्म करेंगे, सूचना देंगे। और जब ऐसा इंफॉर्मेशन इंडिया के एम्बेसडर हाई कमिश्नर को मिलता है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन पढ़ते हुए उसके बेबी के डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट वो जानकारी प्राप्त करेगा। और उनके बेबी के डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जैसे पता हो गया जन्म का, बस पता चल गया कि 1 वर्ष नहीं 6-7 वर्ष पहले का जन्म है, आज हमको जानकारी दे रहा है, तो निश्चित रूप से इन्वेस्टर को डाउट होगा कि 20 वर्ष पहले का जन्म है, 10 वर्ष पहले का, और आज जानकारी दे रहा है। इसका मतलब है नागरिकता एक बहाना है और भारत को दुश्मनी इसका नियत है। इसका मतलब यह भी समझेगा वो कि हो सकता है कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री को सिटीजनशिप इसके बेबी को नहीं मिला तो हमारे पास आए। इसका मीनिंग हमारा इन्वेस्टर ये भी समझेगा
कि हो सकता है कि बहुत बड़े आतंकवादी संगठन से ट्रेंड होकर हमारे यहां आ रहा है, नागरिकता बनाना है, देश की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाना उद्देश्य है। इस प्रकार से कमीशन आपसे पूछेगा कि किसी भी बेबी का जन्म कोई कंट्री जो भी नाम दे रहा है, ड्यूरेशन ईयर दे दिया 2004 के बाद कोई भी ईयर, और पूछता है कि कितने समय के अंदर भारतीय नागरिकता प्राप्ति के लिए कितने समय के अंदर भारत सरकार को इन्फॉर्म करना आवश्यक है। अब देगा इस तरह से 1 महीने के अंतर्गत, 12 महीने के अंतर्गत, 6 महीने के अंतर्गत, नन ऑफ दिस। आपका जवाब क्या होगा? 12 महीने के अंतर्गत। और जन्म के समय क्या होना चाहिए? ऑप्शन देगा माता पिता में से कोई नागरिक, सिर्फ पिता का नागरिकता जरूरी, सिर्फ माता का नागरिकता, माता पिता दोनों की नागरिकता जरूरी। सही ऑप्शन होगा ए, माता या पिता दोनों। देखे ही हैं। तो मेरे ख्याल से किसी स्टेप पर आप समझ गए होंगे, गलती की संभावना नहीं होगी। ध्यान दिया जाए, योगी जी का कमेंट है कि सर प्रियंका चोपड़ा ने शादी अमेरिका से की है। सबसे पहले योगी जी आप जो लिख रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने शादी अमेरिका से की है, अमेरिका से उन्होंने नहीं किया है, अमेरिका में किसी व्यक्ति से किया है, ऐसा मत लिखिएगा, ठीक है? की है, लेकिन जब उनका बच्चा होगा तो उसे भारत की या अमेरिका की, दोनों में से किस देश की नागरिकता मिलेगी? समझेंगे? अगर उस बच्चे का जन्म भारत में होता है तो बस बाय बर्थ भारतीय नागरिकता होगा। इसलिए होगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप मैंने बोला था बाय बर्थ सिटीजनशिप में माता या पिता दोनों में से कोई एक नागरिक। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था राहुल गांधी का, क्योंकि पिताजी उनके नागरिक थे, माताजी नहीं थी, एक ही होना चाहिए, कोई हो गया। तो आप देख रहे हैं प्रियंका की नागरिकता भारतीय नागरिकता है और भारत में जन्म लेता है, तो आप समझ ही गए होंगे। एक पक्ष चाहिए, प्रियंका ही है, उस बेटे के पापा नहीं नागरिक हैं, मां तो है, इसलिए नागरिकता मिलेगा। और जाहिर सी बात है, अब फॉरेन कंट्री में लेते हैं तो फॉरेन कंट्री में उनका बच्चा जन्म लेता है, तब भी अगर भारत की नागरिकता फ्यूचर में चाहते हैं तो मिल जाएगा, क्योंकि जन्म के समय डिसेंट में मैंने बताया, जन्म होने की बात वो भी हो गया, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। आइए, और ऐसे कंट्री में जिनसे रिलेशन अच्छा है तो नागरिकता प्राप्ति के और भी तरीके हैं, मैं अभी आगे बताने चल रहा हूं। तो मेरे ख्याल से योगी जी आप समझ गए होंगे। निशांत कुमार, सर अगर राहुल गांधी जी का जन्म इटली में होता तो जाहिर सी बात है, इटली में होता तो नागरिकता प्राप्ति के लिए एप्लीकेशन देते, फ्यूचर में विचार होता, क्या होता है, ऐसे लोगों को नागरिकता कैसे होता है मैं बताने चल रहा हूं। या हो सकता कि अंडर आर्टिकल 8 मैंने बताया उस तरीके से लिया जाता नागरिकता। तो नागरिकता के और भी तरीके हैं प्राप्त करने के, उनको मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो निशान, इस तरह के आपके डाउट जो और भी होंगे नेक्स्ट मेथड जो बताने चल रहा हूं उसमें सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखा जाए, सुदर्शन का करना है इंडियन रेलवेज इज कंसीडर एज इंडियन टेरिटरी, सो इफ इंडियन पेरेंट्स बेबी बॉर्न इन फ्लाइट व्हेन फ्लाइट लैंडेड इन अमेरिका देन बेबी। देखिए सुदर्शन, आप लंबा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत क्लियर रहता हूं, तो सुनिए, बिल्कुल क्लियर जवाब दे रहा हूं, मेरे पास कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, तो आपको लंबा घुमाने की जरूरत ही नहीं है, आपके सारे डाउट को क्लियर कर दे रहा हूं। अगर किसी बेबी का बर्थ प्लेन में हुआ, वह प्लेन किसी भी कंट्री के सामने ऊपर उड़ रहा है, हवाई उसकी यात्रा है, तो ऊपर किस कंट्री के सामने है उससे लेना देना नहीं। अगर उस प्लेन में इंडिया का फ्लैग लगा है तो बाई बर्थ इंडियन सिटीजन होगा, बट इंडिया का फ्लैग नहीं है तो प्लेन में ऊपर हो रहा है, उसके लिए हमारे यहां व्यवस्था नहीं। आप समझ गए होंगे, भारतीय नागरिकता की व्यवस्था नहीं है, और तरीके हैं नागरिकता की जो मैं बताया हूं। आप समझ गए? तो फिर से सुनिए, प्लेन जो फ्लाइट कर रहा है उस प्लेन में अगर भारत का फ्लैग लगा हुआ है तो प्लेन में जन्म लेने पर भी उसको भारत की नागरिकता होगी। क्लियर? और सुजीत कुमार क्या लिख रहे हैं? सुजीत कुमार क्या बोल रहे हैं? अपना क्वेश्चन तो दीजिए, सिर्फ नहीं लिख रहे हैं क्या नहीं क्या, हाँ पूरा लिखिए। सुजीत कुमार, सर अगर इवन के पेरेंट्स भर के हों तो, ये लिख क्या रहे हैं? क्लियर नहीं हो रहा है। सर अगर उनके पेरेंट्स भर के हों तो, ये लिख क्या रहे हैं सुजीत? बात आपकी क्लियर नहीं हो रही है, क्लियर लिखिए, क्लियर लिखिए पूरा डिटेल, तो मैं समझूंगा तब तो जवाब दूंगा, आपका बात दूसरा समझ ही नहीं पाएगा। अच्छा सुनील जी, सर मैथ की क्लास क्यों नहीं हो रहा है?
सुजीत जी बहुत जल्दी ही मैथ का क्लास होगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस आपका इंतजार की घड़ी खत्म हो गया, जल्दी होगा। आइए, संभव है कल ही से शुरू हो जाए सुजीत जी, टेंशन नहीं लेना है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट नागरिकता प्राप्ति का जो मेथड है वो इस प्रकार से नेक्स्ट होगा, ये होगा बाई रजिस्ट्रेशन। थर्ड है बाई रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप, पंजीकरण या रजिस्ट्रीकरण। द्वारा नागरिकता, पंजीकरण या राष्ट्रीयकरण द्वारा नागरिकता में क्या व्यवस्था है, अब इनको देख लिया जाए। आइए, तो बाई रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप पंजीकरण द्वारा नागरिकता की व्यवस्था जो है वो इस प्रकार से। बाई रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप, सुजीत कुमार अपने विचार अभी क्लियर नहीं दिए सर। अगर उनके पेरेंट्स भर के हों, क्या आप भर के हों, ये तो क्लियर कीजिए। और नीचे लिख रहे हैं सुजीत नहीं, अपने विचार सुजीत क्लियर दें आप, तब तो हम अच्छे से जवाब देंगे। उनके पेरेंट्स भर के हों तो घर के हों, भर के हों, क्लियर नहीं हो रहा है सुजीत। आइए, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे। अब ये होगा बाई रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप। देखिए, बाई रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप में नागरिकता की व्यवस्था उनके लिए किया गया है जो जिनसे हमारा इंडिया का रिलेशन अच्छा हो। तो जिस कंट्री से भारत का रिलेशन, इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है, उनके लिए व्यवस्था किया गया है बाई रजिस्ट्रेशन, उनके लिए व्यवस्था किया गया है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। अच्छा रिलेशन, और ध्यान देंगे ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो रिलेशन 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे पर्सनली रिलेशन हमारे आपके किसी कंट्री से होते हैं, उसी तरह से पर्सनली रिलेशन हमारे आपके किसी व्यक्ति से होते हैं, उसी तरह से एक व्यक्ति, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से भी रिलेशन होते हैं। और वर्ल्ड का कोई भी कंट्री हो, सिटीजनशिप के मामले में रिलेशन को बहुत महत्व दिया गया, बहुत ज्यादा। यहां पर देखा जाए तो 3 टाइप्स के रिलेशन है, 3 प्रकार के रिलेशन है, और वो किस तरह से। पॉइंट फर्स्ट होता है क्लोज रिलेशन, घनिष्ठ संबंध, और पॉइंट सेकंड होता है, ये होता है मीडियम रिलेशन, यानी बहुत क्लोजनेस नहीं है बट एनिमी भी नहीं है। और पॉइंट थर्ड होता है, ये होता है एनिमी, दुश्मन। फिर से मैं बता दूं, रिलेशन मैंने बताया 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन मैंने बताया क्लोज रिलेशन, घनिष्ठ संबंध, और दूसरा मैंने बताया मीडियम, यानी बहुत क्लोजनेस नहीं बट दुश्मनी भी नहीं है, और तीसरा मैंने बताया एनिमी, दुश्मन। आप बताइए, इंडिया का क्लोज रिलेशन लंबे समय से किससे है, बोलिएगा। इंडिया का क्लोज रिलेशन लंबे समय से किससे है, तो आप लोग निश्चित रूप से जवाब देंगे रशिया। वर्ल्ड का कंट्री रशिया एक ऐसा कंट्री है जो लंबे समय से हमारा रिलेशन बहुत क्लोज है। वर्ल्ड के 2 कंट्री में रिलेशन जो मेंटेन कभी हुए तो मुश्किल से 2, 4, 5, 10 वर्ष अच्छे रहे, बाद में गड़बड़ हो गए। लेकिन इंडिया रशिया के रिलेशन ऐसे हैं जो मुद्दत लंबे समय से दोनों ने मेंटेन किया, आज भी कई दशक, कई डिकेड से आज भी
वही घनिष्ठ रिश्ते, क्लोज रिलेशन। तो इसलिए सही जवाब रसिया ही होगा। और दूसरा चीज, इंडिया के मीडियम रिलेशन वर्ल्ड के अनेक कंट्रीज हैं। उसका कारण क्या है कि अनेक कंट्रीज हैं, समझ जाइए। तो उसका कारण इस प्रकार से, क्योंकि इंडिया का नेचर रहा है, कैरेक्टर रहा है क्या, किसी भी कंट्री पर अटैक नहीं करना। हां, यह जरूर है कि इंडिया पर जो अटैक किया उसको लड़ करके अच्छे से समझा देना इसकी नेचर रही है। जैसे याद होगा कि पाकिस्तान 1965 में इंडिया पर अटैक किया, इंडिया की आर्मी ने घुस कर मारा, पूरे लाहौर को कब्जा कर लिया। बट स्वयं कभी इंडिया किसी कंट्री पर अटैक नहीं किया है। हां, जो अटैक किया उसको सबक सिखाया। तो इंडिया किसी पर अटैक नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं। इसलिए वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंट्रीज की संख्या है जो इंडिया से मीडियम रिलेशन है। और थर्ड मैंने बताया एनिमी। एनिमी से मतलब होगा जैसे पाकिस्तान, चाइना एटसेट्रा। तो हमारे यहां जो व्यवस्था दिया गया है इसको देखा जाए तो क्लोज रिलेशन या मीडियम रिलेशन वर्ल्ड के ये दोनों प्रकार के कंट्री को रखा गया है और उसको माना गया है गुड रिलेशन, अच्छा संबंध। तो बाई स्टेशन सिटीजनशिप के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट रखा गया है और यह है गुड रिलेशन। यह है गुड रिलेशन, अच्छा संबंध। ये पहली जरूरत है, गुड रिलेशन, अच्छा संबंध। गुड रिलेशन, अच्छा संबंध। और सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, अब इसको देखते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट गुड रिलेशन, अच्छा संबंध, और सेकेंड रिक्वायरमेंट इसमें दिया गया है। दूसरा रिक्वायरमेंट जो दिया गया है वो इस प्रकार से, दूसरा रिक्वायरमेंट जो दिया गया है ये, जिस डेट को एप्लीकेशन दे रहा है वह पर्सन उससे कंटिन्यूअसली 7 इयर्स बिफोर रहता रहा। तो बाई रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप जो आता है, जिस डेट को एप्लीकेशन दिया भारतीय नागरिकता के लिए, उस डेट से एटलीस्ट 7 इयर्स बिफोर भारत में रहता आया हो। तो कम से कम 7 वर्षों से लगातार भारत में रहता आया। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपने देखा कि ऐसे देश का नागरिक होना चाहिए जिस देश से भारत का संबंध अच्छा हो, गुड रिलेशन यानी अच्छा संबंध। और सेकेंड रिक्वायरमेंट है जिस डेट को भारतीय नागरिकता के लिए एप्लीकेशन दिया उस डेट से 7 वर्ष पहले से कंटिन्यू भारत में रहता आया। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक का बच्चा है बट नाबालिग है, उसके लिए भी व्यवस्था इसी में है, बाई रजिस्ट्रेशन। एक चीज और समझिए, कोई भी फॉरेनर जो किसी इंडियन सिटीजन से मैरिज किया, तो कोई फॉरेनर जो इंडियन सिटीजन का वाइफ हो गई आफ्टर मैरिज, या कोई फॉरेनर कोई इंडियन सिटीजन का आफ्टर मैरिज हस्बैंड हो गया, तो हमारे संविधान में यह व्यवस्था नहीं है कि आफ्टर मैरिज उसको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। कोई भी फॉरेनर इंडियन सिटीजन का आफ्टर मैरिज वाइफ हो गई या हस्बैंड, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडिया का सिटीजन नहीं होगा। बस इतना होगा कि इंडियन सिटीजन की वह वाइफ है, इंडियन सिटीजन का हस्बैंड है, बट इंडिया का सिटीजनशिप नहीं। अगर उस इंडियन सिटीजन के वाइफ जो फॉरेनर है या हस्बैंड है, अगर उसको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए तो उसे भी ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होगा। यानी अच्छे देश का होना चाहिए, अच्छा संबंध, और जिस दिन एप्लीकेशन दिया उससे 7 वर्ष पहले रहना। तो शादी होते ही नागरिकता नहीं, लगातार भारत में 7 वर्ष रहेगा, फिर एप्लीकेशन देगा, फिर उनकी नागरिकता प्राप्ति। ये सारे प्रोसीजर है। आपके सामने एग्जाम्पल है सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी जी ने एक बार एप्लीकेशन दिया, राजीव गांधी जी से शादी होने के कुछ वर्षों के बाद एप्लीकेशन दिया। जब हमारी एजेंसी ने एप्लीकेशन को जांच किया तो पता चला कि सोनिया गांधी जी 2 डेज के लिए इटली गई थी, फिर वापस आई। अब जानते होंगे हम, आप किसी प्लेन से जाते हैं तो रिकॉर्ड होता है कौन सा प्लेन कैसे फ्लाइट किया, कहां लैंड किया, ये सभी कुछ यात्रियों के भी सारे डिटेल होते हैं। तो इसलिए ये पता चल गया कि सोनिया जी कंटिन्यूअसली ये ड्यूरेशन नहीं कंप्लीट करें। बट एजेंसी जब ये विचार दिए तो सोनिया जी ने जरा भी विरोध नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को। यस, मुझे याद नहीं था, मैं 2 दिन के लिए अपने कंट्री इटली गई थी। अर्थात जिस डेट को एप्लीकेशन दिया उससे पहले लगातार कंटिन्यूअसली 7 इयर्स भारत में रहना चाहिए।
सोनिया जी को नागरिकता उस समय नहीं मिला। फ्यूचर में सोनिया जी ने फिर एप्लीकेशन दिया, अब इंडिया गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया उनके सिटीजनशिप को। तो ये व्यवस्था है बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। और विक्रम जी कह रहे हैं कि सर कल क्लास होगा। विक्रम जी आपको जानकारी मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। और इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट सिटीजनशिप का मेथड देखते हैं। और नेक्स्ट मेथड होगा इस प्रकार से, सिटीजनशिप का नेक्स्ट मेथड होगा और ये होगा बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप। प्राकृतिक रूप से या देशीकरण द्वारा नागरिकता। प्राकृतिक रूप से या देशीकरण द्वारा नागरिकता, बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप। आइए देखा जाए इसमें क्या व्यवस्था है। बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप, तो बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप प्राकृतिक रूप से या देशीकरण द्वारा नागरिकता की जो व्यवस्था दी गई है, इसमें क्या व्यवस्था है देखिए। बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप जो फोर्थ मेथड है, इसमें ऐसे कंट्री के लिए सिटीजनशिप व्यवस्था दी गई है जो थर्ड रिलेशन में आते हैं। थर्ड रिलेशन अभी मैंने बताया, ऐसे कंट्री के नागरिक जिनसे इंडिया से अच्छा रिलेशन नहीं, दुश्मनी है, एनिमी है, और उस देश का कोई नागरिक भारत की नागरिकता चाहता है तो कैसे होगा। शांतनु जी जो अपने विचार दे रहे हैं, सर कश्मीर में भी सेम चीज नहीं। शांतनु, मैं जम्मू कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस है, उसको मैं पढ़ाते वक्त जम्मू कश्मीर के संविधान में क्या कैसे व्यवस्था, हमारे संविधान में क्या व्यवस्था, क्यों स्पेशल स्टेटस दिया गया और क्या है वहां का सिचुएशन, स्पेशली एक टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, नोट्स भी देंगे। ये जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर पर डिटेल बातें करूंगा, सेम व्यवस्था नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो आइए देखा जाए, तो प्राकृतिक रूप से नागरिकता में जो व्यवस्था दिया गया है बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप, ऐसा कंट्री जिससे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं, और उस कंट्री का कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता चाहता है, एनिमी कंट्री दुश्मन देश का कोई व्यक्ति है और वो चाहता है भारत का नागरिकता, तो उसके लिए ही व्यवस्था बाय रजिस्ट्रेशन है। आप लोग समझ सकते हैं, चूंकि दुश्मन देश का नागरिक है और भारतीय नागरिकता का प्रयास कर रहा है, तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं क्या उससे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबल व्यवस्था होगा या टफ होगा। तो आप निश्चित रूप से कहेंगे काफी टफ होगा, क्योंकि दुश्मन देश का नागरिक है तो उससे अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगा तो खतरा उत्पन्न होगा, इसलिए काफी टफ व्यवस्था होगा। आइए देखा जाए क्या व्यवस्था है। इनके लिए जो व्यवस्था है इस प्रकार से, इनके लिए नंबर फर्स्ट व्यवस्था, किसी ऐसे देश का नागरिक वह नहीं होना चाहिए जो देश हम भारतीयों को यह सुविधा नहीं देता। अगर ऐसे किसी देश का नागरिक है जो एप्लीकेशन दिया भारतीय नागरिकता का अंडर दिस मेथड यानी बाय नेचुरलाइजेशन, और वह देश हम भारतीयों को यह सुविधा नहीं देता, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यानी वह हम भारतीयों को बाय नेचुरलाइजेशन सुविधा नहीं देता, इसलिए हम भी नहीं देंगे। सोचिए कितना टफ है, और टफ होने का यह कारण क्या है, क्योंकि एनिमी कंट्री का है और बहुत फ्लेक्सिबल होगा, तो हमारे दुश्मन देश का है, वह आसानी से नागरिकता प्राप्त कर लिया, हो सकता है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे, इसलिए टफ रखा गया है। आप देखिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, वह व्यक्ति जिस डेट को एप्लीकेशन दे रहा है, जिस डेट को एप्लीकेशन दे रहा है, उस एप्लीकेशन में इस बात को भी सर्टिफाई कर दे, इस बात को भी प्रमाणित कर दे कि उसने अपने देश की नागरिकता त्याग दिया, अब भारत की नागरिकता हम चाहते हैं। आप सोच सकते हैं कितना टफ है,
अभी भारत की नागरिकता के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, पता नहीं भारत की नागरिकता उसे जांच के बाद क्या रिजल्ट निकले, प्राप्त हो या ना हो, लेकिन उससे पहले उसे अपने देश की नागरिकता को त्याग कर दे। आप इन बातों को गंभीरता से सोचिए तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी टफ व्यवस्था बाई नेचुरलाइजेशन में। और बाई नेचुरलाइजेशन में इतना टफ व्यवस्था इसलिए रखा गया है क्योंकि दुश्मन देश का नागरिक है, अगर बहुत फ्लेक्सिबल रखा गया, लचीला, लिबरल, उदार, तो संभव है एक दुश्मन भी इजीली नागरिक बन जाएगा और हमारे देश के लिए खतरा बन जाएगा। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आगे क्या है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट उस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा हो, यानी उस व्यक्ति का कैरेक्टर गुड होना चाहिए, गुड कैरेक्टर, अच्छा चरित्र। और आप सोच रहे होंगे कोई व्यक्ति भारत में आया, भारत में रह रहा है, एप्लीकेशन दिया भारतीय नागरिकता का, तो उस व्यक्ति का कैरेक्टर कोई कैसे समझ पाएगा कि भारत में कुछ समय से रह रहा है, तो रहने मात्र से कैसे भारत सरकार समझ पाएगी कि उसका कैरेक्टर कैसा है। आप लोगों को एक बात बता दूं, कोई व्यक्ति जो भारत में रह रहा है और उसकी कैरेक्टर नेचर को भारत सरकार जानना चाहती है, तो हमारे आपके लिए जानना टफ है, मुश्किल है, भारत सरकार के लिए असंभव मुश्किल नहीं। जानते हैं कारण क्या है? कारण यह है कि इंडिया गवर्नमेंट के पास कई ऐसी एजेंसीज हैं जो दुश्मन की सच्चाई अच्छे से जान लेती हैं। आप समझ गए होंगे, जैसे आईबी, इसी प्रकार से सीबीआई, सीबीसी, रॉ, एनआईए, ये इस तरह की एजेंसीज हैं कि भारत में जो रह रहा है दुश्मन कोई, उसके एक एक एक्टिविटीज पर ध्यान रखती है और इस प्रकार से भारत सरकार को उसके बारे में सच्चाई जानकारी देती है। अगर हमारी एजेंसी एनआईए, रॉ ने जानकारी दिया कि यह व्यक्ति बिल्कुल जेंटिल पर्सन है, भले ही एनिमी कंट्री का है बट बहुत ही सज्जन है और उसका उद्देश्य, उसका एम भारत की नागरिकता प्राप्त करके भारत में बस जाना, रच बस जाना, उसका उद्देश्य है, सच्चे दिल से भारतीय नागरिक बनना चाहता है। ये सारे सबूतों के आधार पर एनआईए रॉ ने रिपोर्ट दिया तो भारत सरकार उसको दुश्मन देश का जरूर है नागरिकता प्रदान कर देगी। लेकिन माना कि एजेंसी ने अपने रिपोर्ट दिए कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, एनिमी टाइप का है, टेररिस्ट टाइप का है, तो नागरिकता का एप्लीकेशन जो दिया है सामने ही फाड़ कर फेंक दिया जाएगा और उसकी अच्छी ढंग से हमारी एजेंसी स्वागत करेंगे, कूट काट के जेल में सारे लीगल कार्रवाई होंगी और भी पनिशमेंट उनको दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्या लक्ष्मी जी का मैं क्वेश्चन देख लूं, सर सीबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल नहीं विद्या लक्ष्मी जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसे बॉडी को कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में मेंशन है और सीबीसी के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है, बाद की व्यवस्था है। तो सीबीआई, सीबीसी, इस प्रकार से जो भी एजेंसी ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं कहा जाएगा। और इस प्रकार से अब हम लोग देख लें जरा डीके शर्मा का भी विचार। सर रोहिंग्या मुसलमान जो भारत में रह रहे हैं तो उन्हें भारत सरकार सिटीजनशिप कैसे देती है और क्या रोहिंग्या मुसलमान का एसटीव क्या है? एसटीव की STIW ये क्या कहना चाहते हैं? छोड़िए, ये सबसे पहले तो सोचिए रोहिंग्या मुसलमान की नागरिकता को लेकर जो कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही थी, मोदी गवर्नमेंट रोहिंग्या मुसलमान को नागरिकता देने के फेवर में नहीं। क्यों फेवर में नहीं? क्योंकि आपने देखा होगा रोहिंग्या मुसलमान में कई ऐसे मिले जो बड़े बड़े टेररिस्ट, बांग्लादेश में भी रोहिंग्या मुसलमान के आतंकवादी कई घटनाएं, बांग्लादेश भी उनको भगाया, म्यांमार में तो भगाए ही गए थे। तो इस तरह से ये देखते हुए घटनाएं भारत में भी कुछ आतंकवादी उसमें पकड़े गए, तो इसलिए प्रेजेंट गवर्नमेंट उनको भारत की नागरिकता देने से रोकने के फेवर में नहीं, उनको नागरिकता देने में नहीं। बट अपोजिशन मेनली देखा जाए तो कुछ जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनको नागरिकता देने के फेवर में, तो अभी इस तरह की व्यवस्था नहीं है उनको नागरिकता देने की। और इस प्रकार से रोहिंग्या जो कुछ राज्यों में काफी समझते हैं जैसे असम वगैरह, उनकी निकालने के भी प्रयास चल रही है। तो देखा जाए आगे क्या होता है, ऐसे उनके लिए अभी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। आइए समझ गए होंगे, हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे और नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे जो बाई नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप देखा आपने काफी टफ। आपके इस टफ व्यवस्था को देख करके कुछ लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं
आलोचनाएं करते हैं और बोलते हैं कि भारत का संविधान बहुत ही टफ है। लेकिन बच्चों, मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि जरूरत पड़ने पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में टफ प्रोविजन है और जरूरत पड़ने पर फ्लैक्सिबल है। अगर यहां पर दुश्मन देश के लोग नागरिकता के लिए आ रहे हैं, आपके संविधान में बहुत फ्लैक्सिबल, लचीलापन, लिबरल होता, तो एक आतंकवादी भी तो इजीली नागरिक बन जाता। तो सोचिए, हमारे देश के लोगों की इतनी बड़ी पॉपुलेशन खतरे में पड़ जाती, सुरक्षा नहीं हो पाती। तो अगर भारत में हमारे सरकारों ने या हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने जो व्यवस्था दिया, बाद में सरकार भी इसको टफ बनाए रखा, तो अगर जो भी सरकारों ने इस मामले में टफ बनाया है, तो यह कहा जाएगा ये अननेसेसरी टफ नहीं है। टफ है बट अननेसेसरी नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट है। और इसको कहा जाएगा कि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से टफ बनाया गया। अगर एनिमी कंट्री के पर्सन को भी इजीली, आसानी से नागरिकता देने का व्यवस्था हो, तो एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी, एक बड़ा क्रिमिनल जो भारत के लिए दुश्मन बन सकता है, वो भी आसानी से नागरिकता प्राप्त कर लेगा। और तब भारतीय समाज के लिए, इंडियन सोसाइटी की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। तो ये मैं भी मानता हूं टफ है बट अननेसेसरी नहीं है, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। और कोई भी कंट्री अपने पब्लिक की सुरक्षा को इंपॉर्टेंस देती है। अगर हमारे देश की सरकारों ने हमारे देश के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे टफ रखा है, तो इसको अननेसेसरी नहीं कहा जाना चाहिए, कहना चाहिए ये जरूरत है, इसकी रिक्वायरमेंट है। टफ जरूर है बट टफ की जरूरत है, होना चाहिए टफ, नहीं तो हमारा समाज खतरे में पड़ जाएगा। अब आइए देखिए, जरूरत पड़ने पर आपके कंट्री में फ्लैक्सिबिलिटी की भी कमी नहीं है। ये मैं अब आप लोगों को बताने चल रहा हूं, एक एक्सेप्शन व्यवस्था, आप हिंदी में इन्हें कहेंगे अपवाद, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शनल क्या प्रोविजन है समझिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कला, तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस या ह्यूमन प्रोग्रेस, मानवीय प्रगति, या वर्ल्ड पीस, जो भी वर्ड मैंने बोला फिर से मैं बोल रहा हूं, यानी लिटरेचर, फिलॉसफी, ह्यूमन प्रोग्रेस और साथ साथ साइंस, वर्ल्ड पीस, विश्व शांति, इनमें से किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा नेम फेम हो, बहुत बड़ा काम दुनिया लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर किया हो, उनके लिए इतने सारे रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है जो बाई नेचुरलाइजेशन में मैंने बोला। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दुश्मन देश के लोगों के लिए भी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक्सेप्शनल प्रोविजन है। यानी कोई बहुत बड़ा कलाकार हो, विश्व शांति के लिए लंबे समय तक काम किया हो, साहित्य के क्षेत्र में बड़ा काम किया हो, या ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, इस तरह से मानवीय प्रगति के लिए काम किया हो, इनके लिए कोई इंक्वायरी, जांच नहीं, पूरे सम्मान से नागरिकता। इनके लिए आपको एग्जांपल दे दूं, आपके यहां मदर टेरेसा जी थी, कोई हमारे क्लोज फ्रेंड कंट्री के नहीं, बट पूरे सम्मान से भारत सरकार नागरिकता क्यों दिया? आप जानते होंगे उनके जीवन काल में कहीं भी अगर इस तरह की व्यवस्था हुआ कि लेप्रोसी के पेशेंट हैं, आप जानते होंगे डॉक्टर लेप्रोसी के पेशेंट को भी अनेक तरह के परिधान, ग्लव्स वगैरह पहन के तब ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन मदर टेरेसा पहुंचती थी, पूरे तन मन से उनकी सफाई दफाई। बड़े बड़े डॉक्टर के भी स्टेटमेंट आते थे कि लगता है मदर टेरेसा एक ऑर्डिनरी साधारण महिला नहीं, ईश्वर के रूप है। और यह कहा जाएगा उनका नेचर फीचर, ह्यूमन प्रोग्रेस, मानवीय प्रगति उनके रग रग में था। पूरे मानवता से, मानवीय समाज से उनका लगाव, प्यार था। और ये ह्यूमन प्रोग्रेस, मानवीय प्रगति का ही नेचर है। इसको देखते हुए एक्सेप्शनल माना गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, भारत सरकार सम्मान नागरिकता दिया। और भी एग्जांपल सुनिए। तंजानिया के प्रेसिडेंट थे मिस्टर नेरेरे। प्रेसिडेंट पोस्ट पर रहते हुए दो देशों में अगर लड़ाई होने के चांसेज है तो इस तरह से उनको शांत निपटाने का प्रयास किया, लड़ाई ना हो। प्रेसिडेंट रहते हुए दोनों देशों में जाकर मामला शांत। एक समय हुआ रिटायर्ड हो गए, और रिटायर्ड होने के बाद भी वर्ल्ड पीस, विश्व शांति का लगातार प्रयास करते रहे। उनके लिए नोबेल पुरस्कार मिला पीस, शांति के लिए। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के 6-7 महीने के बाद भी इंडिया गवर्नमेंट के समक्ष मीडिया के थ्रू इच्छा व्यक्त किए थे कि मैं भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहता हूं। भारत सरकार पूरे सम्मान से
उनको नागरिकता देने को तैयार थी, लेकिन बाद में उनकी इच्छा बदल गई, ऐसा भारत नहीं आए, ना इस पर चर्चा होगा। आपको और भी एग्जाम्पल दे दूं, आपने अदनान सामी का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े पाकिस्तानी कलाकार। तो पाकिस्तान हमारा कट्टर दुश्मन है, लेकिन अदनान सामी को भारत सरकार नागरिकता क्यों दिया? मैं एक्सेप्शनल प्रोविजन अभी बताया, आर्ट कला, एक बड़े कलाकार हैं, इसलिए एक्सेप्शनल अपवाद के रूप में उनको नागरिकता दिया गया। तो भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो अपवाद भी व्यवस्था है, दुश्मन देश के लोगों को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो पूरे सम्मान से नागरिकता की व्यवस्था। और इसी के बाद से नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, ये होगा बाय इनकॉर्पोरेशन सिटीजनशिप। बाय इनकॉर्पोरेशन सिटीजनशिप, बाय इनकॉर्पोरेशन सिटीजनशिप यानी हिंदी होगा क्षेत्र समाविष्टि, क्षेत्र समाविष्टि या समामेलित करने द्वारा नागरिकता, या समामेलित करने द्वारा नागरिकता। तो इस प्रकार से बच्चों टाइम हो गया है, तो आज का क्लास हम यहीं ऑफ करेंगे। फिफ्थ मेथड जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज क्लास यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।